हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एमपी वर्ग सेकंड के लिए संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यह वीडियो जो है सिर्फ एमपी टेट के लिए ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, बाकी सभी शिक्षक भर्ती एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने भी संस्कृत सब्जेक्ट को चूज़ किया है। तो सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्रेण अंबिका दत्त व्यासाय गतमाह उपाधि प्रदत्ता। फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा जिससे आपको पता चले आपकी तैयारी कैसी है, और वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा अंबिका दत्त व्यास को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? सुकवि, शतावधानिकः, भारत रत्नः, घटिका शतकः। बताइए। वैसे ये सभी उपाधियां अंबिका दत्त व्यास की ही हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा अंबिका दत्त व्यास को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी। तो कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? सुकवि की। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि दी थी। ध्यान रखिएगा। कहाँ पर दी थी यह भी आपसे पूछा जा सकता है। काशी में एक सभा हुई थी। काशी में एक सभा हुई थी, उसका नाम था कविता वर्धिनी सभा। क्या नाम था? कविता वर्धिनी सभा। इसी में दी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंबिका दत्त व्यास को उपाधि कौन सी? सुकवि की। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। और बाकी तीनों उपाधियां यह अंबिका दत्त व्यास की ही हैं, सभी को ध्यान रखिएगा। कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि घटिका शतक उपाधि किसकी है, तो किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की। अगला क्वेश्चन देखिए। भर्तृहरे मतानुसारम केषां शतमुखः विनिपातः भवति। भर्तृहरि के मतानुसार किनका 100 प्रकार से पतन होता है? यह कहाँ कहा है? भर्तृहरि ने अपने ग्रंथ नीति शतक में कहा है। बताइए। अगर आपको श्लोक याद होगा तो आप लोग बता पाएंगे। धर्म भ्रष्टानाम, तपोधनानाम, न्याय भ्रष्टानाम, विवेक भ्रष्टानाम। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? भर्तृहरि के मतानुसार किनका 100 प्रकार से पतन होता है? तो किनका होता है? जिनका विवेक भ्रष्ट हो चुका होता है उनका 100 प्रकार से पतन होता है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अलकापुरी वर्णम कस्मिन् काव्ये प्राप्तम। अलकापुरी वर्णन किस काव्य में प्राप्त होता है? पवनदूतम, मेघदूतम, रघुवंशम, किरातार्जुनीयम। बताइए। अलकापुरी वर्णन जो है किस काव्य में प्राप्त होता है? तो किस में प्राप्त होता है? मेघदूत में। ऑप्शन बी सही आंसर है। मेघदूत के पूर्व में खंड में अलकापुरी का वर्णन है। ध्यान रखिएगा। पूर्व में खंड में अलकापुरी का वर्णन है। मेघदूत रचना किसकी है? महाकवि कालिदास की है। रचना भी ध्यान रखिएगा किसकी है? महाकवि कालिदास की है। रघुवंशम भी महाकवि कालिदास की रचना है। रघुवंशम की विधा क्या है? महाकाव्य है। ध्यान रखिएगा। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? महाकवि भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम। सभी को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर रामचरितम नाटकस्य मुख्य रसो वर्तते। उत्तर रामचरित नाटक का मुख्य रस है करुण रसः, श्रृंगार रसः, वीर रसः, विप्रलभ श्रृंगारः। बताइए। उत्तर रामचरित नाटक का मुख्य रस क्या है? उत्तर रामचरित नाटक है किसका? महाकवि भवभूति का है। ध्यान रखिएगा। महाकवि भवभूति का है उत्तर रामचरित नाटक। इसमें अंक कितने हैं? 7 अंक हैं। ध्यान रखिएगा। 7 अंकों का नाटक है महाकवि भवभूति का। बताइए इसमें कौन सा मुख्य रस है? तो कौन सा है? करुण रस प्रधान नाटक है। ऑप्शन ए सही आंसर है। श्रृंगार रस प्रधान नाटक कौन सा है? इसे भी जान लीजिए। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। ध्यान रखिएगा। और वीर रस प्रधान कौन है? किरातार्जुनीयम है।
वीर रस प्रधान कौन है? किराता अर्जुनियम है, ध्यान रखिएगा। विप्रलभ श्रृंगार रस किसमें प्रधान है? मेघदूत में। मेघदूत में विप्रलभ यानी वियोग श्रृंगार रस प्रधान है, ध्यान रखिएगा। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं ना, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो ये कौन सा मेघदूत में प्रधान है? वियोग श्रृंगार यानी विप्रलभ श्रृंगार रस प्रधान है मेघदूत में। यहाँ पर वियोग का वर्णन है। यहाँ पर उत्तर रामचरित की बात हुई है इस क्वेश्चन में, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। बाकी सभी पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। बाणभट्ट विषये असत्यम कथनम अस्ति। बाणभट्ट के विषय में असत्य कथन है। अस्य पितुर्नाम चित्रभानु आसीत्। इनके पिता का नाम चित्रभानु था। अस्य जन्मकालः सप्तम शताब्द्याः पूर्वार्ध स्वीक्रियते। इनका जन्मकाल 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। कुशिक गोत्रीय ब्राह्मणो अयम शैवः आसीत्। कुशिक गोत्र के यह ब्राह्मण थे और शैव थे यानी शिव के उपासक थे। चंद्रदेवः अमु कविम कविता कानन केसरी इति उक्तवान। चंद्रदेव इन कवि ने इन्हें कविता कानन केसरी की उक्ति दी है। बताइए यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है? बहुत ही छोटी सी गलती है, पहचानिए आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कथन असत्य है वह है ऑप्शन सी। इनका गोत्र कुशिक नहीं है, इनका गोत्र क्या है? वात्स्यायन गोत्र के हैं। ये कौन से गोत्र के हैं? वात्स्यायन गोत्र के हैं, ध्यान रखिएगा। यानी ये वत्स वंश के ब्राह्मण थे। वत्स वंश के ब्राह्मण थे, कुशिक वंश के नहीं, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी ऑप्शंस सही हैं। ये शैव भी थे लेकिन इनका गोत्र जो है वात्स्यायन था, वत्स वंश है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कस्मिन् नाट्ये गर्भाङ्कः वर्तते। किस नाटक में गर्भांक है? बताइए। मालती माधवे, महावीर चरिते, उत्तर रामचरिते, स्वप्न वासव दत्ते। बताइए किस नाटक में गर्भांक है? तो किसमें है? उत्तर रामचरित में गर्भांक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। उत्तर रामचरित अभी मैंने आपको बताया ना 7 अंकों का नाटक है महाकवि भवभूति का। तो इसमें जो 7वां अंक है इसे गर्भांक नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 7वें अंक को ही गर्भांक कहा गया है, यह भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाता है। उत्तर रामचरित विदूषक रहित नाटक है, यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कौन सा नाटक विदूषक रहित है, तो कौन सा उत्तर रामचरित विदूषक रहित नाटक है, ध्यान रखिएगा। मालती माधव और महावीर चरित और उत्तर रामचरित ये तीनों नाटक जो हैं किसके हैं? महाकवि भवभूति के हैं। तीनों नाटक महाकवि भवभूति के हैं, ध्यान रखिएगा। महावीर चरित भी, मालती माधव भी, उत्तर रामचरित भी। स्वप्न वासव दत्ता जो है ये महाकवि भास का नाटक है। महाकवि भास के 13 नाटकों में से एक है स्वप्न वासव दत्ता। यहाँ पर पूछा गया है किस नाटक में गर्भांक है, तो उत्तर रामचरित का 7वां अंक जो है वह गर्भांक कहलाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रक्रिया कौमुदी इत्यस्य रचयिता अस्ति। प्रक्रिया कौमुदी इसके रचयिता हैं विमल सरस्वती, रामचंद्र, पंडित राज जगन्नाथ, भट्टोजी दीक्षित। बताइए प्रक्रिया कौमुदी रचना के रचयिता कौन है? तो कौन है? रामचंद्र है प्रक्रिया कौमुदी के रचयिता, ध्यान रखिएगा। पंडित जगन्नाथ की रचना तो बहुत सारी हैं, जो बहुत ही फेमस है वह है सुधा लहरी, सुधा लहरी, गंगा लहरी, गंगा लहरी और बहुत सारी प्रसिद्ध हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट मैंने आपको यहाँ पर बता दी। और भट्टोजी दीक्षित की रचना कौन सी है? सिद्धांत कौमुदी। कौन सी है? सिद्धांत कौमुदी, ध्यान रखिएगा। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर पूछा गया है प्रक्रिया कौमुदी किसकी रचना है, तो रामचंद्र की। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अधोदत्तेषु कस्मिन् काव्ये इक्ष्वाकुवंशीयानाम् एकत्रिंश नृपाणां वर्णनम् अस्ति। अधोलिखित में से किस काव्य में इक्ष्वाकु वंश के 31 यानी 31 नृप यानी राजाओं का वर्णन है? बताइए, किस काव्य में 31 राजाओं का वर्णन है और उनका वंश कौन सा है? इक्ष्वाकु वंश है। कुमार संभव में, शिशुपाल वध में, नैषधीय चरित में, रघुवंश में। बताइए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन मिल गए। कैसे, समझिए। किस काव्य में इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का वर्णन है, यह भी आपको पता चल जाएगा और यह भी पता चलेगा कि इक्ष्वाकु वंश के कितने राजाओं का वर्णन है। तो कितने राजाओं का? 31 राजाओं का। अब बताइए यहाँ पर काव्य कौन सा होगा? कौन सा काव्य है? रघुवंशम में जो है 31 राजाओं का वर्णन है और इनका वंश कौन सा है? इक्ष्वाकु वंश। ऑप्शन डी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। रघुवंश 19 सर्गों का महाकाव्य है, महाकवि कालिदास का महाकाव्य है, अभी मैंने आपको बताया। नैषधीय चरित में 22 सर्ग हैं, ध्यान रखिएगा। 22 सर्ग हैं और इसके रचयिता कौन है? श्रीहर्ष हैं। कौन है? श्रीहर्ष हैं, ध्यान रखिएगा। महाकवि श्रीहर्ष का महाकाव्य है नैषधीय चरितम। शिशुपाल वध में कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। 20 सर्ग हैं, ध्यान रखिएगा। रचना किसकी है? महाकवि माघ की रचना है। माघ की रचना है। कुमार संभव में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। यह रचना भी महाकवि कालिदास की है। महाकवि कालिदास के 7 रचनाओं में से 2 रचना तो महाकाव्य है, 2 रचना खंडकाव्य के अंतर्गत जाती है और 3 रचना नाटक है। तो जो 2 महाकाव्य हैं यहाँ पर दोनों दिए गए हैं। कौन सा है? एक तो है कुमार संभव जिसमें 17 सर्ग हैं, एक है रघुवंश जिसमें 19 सर्ग हैं। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। रघुवंश महाकाव्य में इक्ष्वाकु वंश के 31 राजाओं का वर्णन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, षड वेदांगेषु वेद पुरुषस्य मुखम अस्ति। 6 वेदों में से वेद पुरुष का मुख है कौन? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरणम। बताइए, 6 वेदांगों के वेद पुरुषों का मुख है। क्या मुख है? तो व्याकरण को वेद पुरुष का मुख माना जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। ज्योतिष किसे माना जाता है? नेत्र को, ध्यान रखिएगा। वेद पुरुष का नेत्र जो है वह ज्योतिष है। और कल्प किसे कहा जाता है? हाथ को। वेद पुरुष का हाथ जो है वह कल्प है। और शिक्षा किसे कहा जाता है? घ्राण को। वेद पुरुष का घ्राण यानी नासिका जो है यह शिक्षा है। तो सभी को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वेद पुरुष का मुख पूछा गया है तो क्या है? व्याकरण। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कादयो मावसाना कथ्यन्ते। कादयो मावसाना कहा जाता है महाप्राणाः, अंतस्थाः, ऊष्माणाः, स्पर्शाः। बताइए, कादयो मावसाना कहा जाता है स्पर्शाः। ऑप्शन डी सही आंसर है। कादयो यानी का आदि यानी का पहले हो और मावसाना माँ बाद में हो, तो का से लेकर माँ तक के वर्ण जो है स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। ऊष्माणाः, सलाः, ऊष्माणाः, सलाः, ऊष्माणा। अंतस्थः, यणो अंतस्थः, अंतस्थः, यणो अंतस्थः यानी यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण जो है वह अंतस्थ है। शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण जो है वह ऊष्म है। और महाप्राण कौन है? महाप्राण है वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण होगा। और क्या आएगा? शल प्रत्याहार के वर्ण आएंगे, यानी महाप्राण के अंतर्गत वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण रहेगा और शल प्रत्याहार के अंतर्गत यानी तीनों शा और हा यह महाप्राण के अंतर्गत आएंगे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। कादयो मावसाना स्पर्शाः कथ्यन्ते। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
विग्रह समासयोर संगतम युगम अस्ति। बताइए, विग्रह और समास का यहाँ पर जो रसंगत लिखा गया है इसका मतलब होगा असंगत। यहाँ पर संधि हो गई है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमें असंगत विकल्प चुनना है समास और विग्रह का। ऑप्शंस देखिए, मद्राणाम समृद्धि यानी सुमद्रम, यह तो सही है। मनसी इति अधि मानसम, देखते हैं। विष्णु पश्चात अनुविष्णु, यह भी सही है। अग्नि ग्रंथ पर्यंतम साग्नि, यह भी सही है। यानी ये तीनों सही हैं। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी गलत है। मनसी इति अधिमानसम नहीं होगा, क्या होगा? अधिमनसम होगा, मनसम होगा। देखिए कितना छोटा सा डिफरेंस है, पहचानना बहुत ही कठिन हो जाएगा। लेकिन और तीनों जो है ये थोड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, तो आप लोग पहचान पाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। सभी उदाहरण जो हैं किस समास के हैं? अव्ययी भाव समास के हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। सभी उदाहरण अव्ययी भाव समास के हैं। बाकी तीनों यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन बी जो है यह असंगत है। यहाँ पर अधिमनसम होता तो यह भी सही होता। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भी धातु लंग लकारे प्रथम पुरुष एकवचन रूपम अस्ति। अभिवत, अभिभेद, अभिभ्यत, अभिभेद। बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? भी धातु का लंग लकार के प्रथम पुरुष एकवचन में रूप है क्या? भी धातु का अर्थ क्या होता है? डरना, ध्यान रखिएगा। डरना अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिभेद। ध्यान रखिएगा, अभिभेद सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अदस शब्द से स्त्रीलिंगे द्वितीय बहुवचन रूपम अस्ति। अदस शब्द का स्त्रीलिंग में द्वितीय बहुवचन में रूप है अमूह, अमी, अमीह, अमू। बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? अदस शब्द का स्त्रीलिंग में द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा है? अदस शब्द का द्वितीय में रूप कैसे चलेगा? अमुम, अमुम, अमू, अमू और अमूह। द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा? अमूह बनेगा। बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए। हन धातु मध्यम पुरुष एकवचन रूपाणाम असंगतम विकल्पम अस्ति। हन धातु का मध्यम पुरुष एकवचन के रूपों में से असंगत विकल्प है। लंग लकारे हंसी होगा, लिंग लकारे हन्योह, लिट लकारे हनिष्यसि, लोट लकारे जही। बताइए यहाँ पर लकार पूछा गया है और मध्यम पुरुष एक वचन का रूप पूछा गया है। इनमें से कौन सा असंगत है वह हमें चुनना है। हन धातु का अर्थ किस में प्रयुक्त होता है? मारना के अर्थ में प्रयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा। लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप हंसी बनता है। ऑप्शन ए तो सही है। लिंग लकारे हन्युः, लिंग लकार फ्रेंड्स दो अर्थों में प्रयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा। एक तो होगा विधि लिंग, एक होगा विधि लिंग, विधि लिंग होगा, और एक होगा आश्रयलिंग, आश्रयलिंग, आश्रयलिंग। तो आश्रयलिंग तो आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है विधिलिंग की बात हो रही है। विधिलिंग का मध्यम पुरुष एक वचन में हन्युः बनेगा क्या? नहीं बनेगा, गलत है। यही हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। हन्युः जो है यह बनता है प्रथम पुरुष, कहाँ पर बनता है? प्रथम पुरुष के बहुवचन में बनता है, ध्यान रखिएगा। प्रथम पुरुष के बहुवचन में हन्यु बनता है। तो फिर मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या बनेगा? विधिलिंग में उसे भी जान लीजिए, हन्याह बनेगा। क्या बनेगा? हन्याह बनेगा, ध्यान रखिएगा। लिट लकार में बनेगा हन्यसी, यह सही है। लोट लकार में जही बनता है, यह भी सही है। यहाँ पर जो सही नहीं है ऑप्शन बी, मैंने बता दिया। हन्यु कहाँ बनेगा? प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा, और यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? हन्याह बनेगा, ध्यान रखिएगा, विधिलिंग में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। शनैः अव्यय आधारित शुद्ध वाक्यम अस्ति।
शनैः अव्यय आधारित शुद्ध वाक्य है। गजाः शनैः शनैः चलति, सिंहः गर्जति शनैः, शनैः गजाः चलन्ति, गजाः चलति शनैः। बताइए यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए है। पढ़ने से पता चल रहा है गजा शनैः शनैः चलति, यानी हाथी धीरे धीरे चलता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। युष्मत् शब्दस्य द्वितीया एकवचन रूपम अस्ति, तव त्वम त्वत् त्वाम। फ्रेंड्स, यह है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। युष्मत् शब्द का द्वितीय एकवचन में रूप क्या होगा, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।